धन्यवाद मिश्रा जी। आदरणीय मंच पर उपस्थित आदरणीय जिंदल साहब, अभी जिनको आपने सुना ये पूरे नॉर्थ इंडिया के हेड आदरणीय शर्मा जी, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम आप यहाँ पे आए हैं, वो हमारे प्रदीप सिंह जी, राजस्थान के पूरे स्टेट मैनेजर, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सहयोगी सहकर्मी श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और उपस्थित सभी किसान भाइयों। सबसे पहले आज 1.3 बिलियन लोगों को सही तरीके से खाने के लिए, पेट भरने के लिए जो भी अनाज प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन और फ्रूट प्रोडक्शन जो आप किसान भाई कर रहे हैं, और किसी के सामने हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से खाद्यान्न तथा वेजिटेबल तथा फ्रूट्स इसका प्रोडक्शन इंडिया में हम ले पा रहे हैं, और इसका श्रेय जाता है आप सभी किसानों को। इसलिए आप सभी के लिए आप खुद एक बार तारीफ, ठीक है। बट आने वाले समय में जिस गति से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस गति से अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो शायद हमें किसी और के सामने भी हाथ फैलाना पड़ेगा। बट आने वाले समय में, अगले 10 सालों में सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, पर्टिकुलरली खेती के बारे में। आज तक हमने देखा होगा कि बाकी अन्य कंट्रीज को बहुत बारीकी से देखा जाता था, जैसे इजराइल है या फिर अमेरिका है या फिर बाकी अन्य देश है जो प्रगत राष्ट्र कहते हैं हम। बट इंडिया में आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बड़ी क्रांति अगर किसमें होने जा रही है तो वो होने जा रही है एग्रीकल्चर में, और आप सभी उसके मुख्य अंग या मुख्य अंश होंगे। तो इसके आगे जब भी आप खेती कर रहे हैं, खेती करते समय आज तक जैसे खेती की वैसे अगर खेती करेंगे तो शायद हमारा ये प्रोडक्शन आगे नहीं जाएगा। इसलिए हम महाराष्ट्र में कहते हैं कि उगड़ा डोळे बघाने, वैसे हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें तो आंखें खोलिए, देखिए ठीक से। अगर खुली आंखों से देखेंगे नहीं और देखने के बाद में विश्वास करेंगे नहीं, तब तक आपका अंधविश्वास हो जाएगा, और अंधविश्वास से की जाने वाली बातें जो है वो आगे बहुत ज़्यादा दिनों तक हमें उपयोगी नहीं होगी। इसलिए जो भी खेती में हम काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए करने के बाद में कोई भी इनपुट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो इनपुट यूज़ करने के बाद में जिस चीज़ के लिए किया था, फ्लावरिंग के लिए किया था, फ्रूटिंग के लिए किया था या रूट्स के लिए किया था, उसमें सही तरीके से क्या बदलाव आया, वो अगर बदलाव आया होगा तो उस इनपुट के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। और अगर कुछ भी बदलाव नहीं आया, 2-3 चीजें एक साथ यूज कर लिया, उसमें से पता नहीं चलेगा हमें कि इसमें से कौन सी चीज का फायदा हमें हुआ, कौन सी चीज का नुकसान हमें हुआ, ठीक है। इसलिए आंखें खोलिए और खुद पे विश्वास रखिए, बाकी अन्य लोगों पे विश्वास मत रखिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझ पे भी विश्वास मत रखिए। जब भी मैं कह रहा हूँ उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करने के बाद में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रखते हुए मैं मेरे आज के प्रेजेंटेशन को शुरुआत करता हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य न्यूट्रिएंट्स जिसको हम कहते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम। अब इन सभी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता जिस प्रकार से है, उस प्रकार से अगर हमने ये न्यूट्रिएंट की उपलब्धि की, तभी जाके ये न्यूट्रिएंट की उपलब्धि होगी। और न्यूट्रिएंट को समझने के लिए क्रॉप और इंसान, ये दोनों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर एक चीज अगर अपने साथ में हम ले लेंगे ना, अपने ऊपर हम ले लेंगे ना, तो हमें पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी आदमी हो, चाहे पंजाबी हो या हरियाणवी हो या चाहे राजस्थानी हो या फिर महाराष्ट्रियन हो, कोई भी आदमी जिन ग्रोथ स्टेजेस में से गुजरता है, बचपन है, जवानी है, फिर बुढ़ापा है, बराबर है, उन्हीं सभी अवस्थाओं से भी क्रॉप भी गुजरती है, बराबर है। पहले तो एस्टेब्लिशमेंट होता है,
फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फिर फ्लावरिंग होता है, फिर फ्रूटिंग होता है, फिर मैच्योरिटी होता है। हर एक क्रॉप इसमें से गुजरता है, बराबर है। तो ये निश्चित रूप से उस समय पे क्या रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन से खाद की आवश्यकता है, इसके बारे में मैं जो थंब रूल है वो थंब रूल आज बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट। अब खेती करते समय सबसे पहले, जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि एक चीज को याद रखिए हमेशा, बाकी अन्य चीजों को याद रखे ना रखे, ठीक है, वो चलेगा, बट एक चीज को हमेशा याद रखिए, वो है अपनी जमीन का पीएच। और अगर हमने देखा होगा कि हमारे जमीन का जो पीएच है लगभग 7.5 to 8.5 तक पीएच है, बराबर है। अब 7.5 to 8.5 पीएच हमारे जमीन का है, तब जमीन में से जो पानी आने वाला है उस पानी का पीएच भी 7.5 to 8.5 पीएच है। अब 7.5 to 8.5 पीएच होने के बाद में मुख्य चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? तो मुख्य चैलेंजेस हमारे सामने जो है वो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी, साथ में फेरस, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, ये हमारा मेजर चैलेंज है। जब भी हम कोई भी खाद पानी में से देते हैं उसमें के जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे जिन जिन जमीन का जिन जिन पानी का पीएच 7.5 to 8.5 है, उन जमीनों में मुख्य रीजनिंग जो है वो क्या है कि कैल्शियम की उपलब्धि, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की उपलब्धि, यानी कि जमीन में अगर देखा जाए तो चुनखड़ी जिसको हम कहते हैं, और पानी में अगर हम कहते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स का लेवल जो है वो लेवल ज़्यादा हमें पाया जाता है। और इन लेवल्स को भी हम खाद का चयन करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है, यानी कि पीएच और कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट, ये दो चीज़ें हमें याद रखने की आवश्यकता है खाद की चयन करते समय। नेक्स्ट। अब पहला न्यूट्रिएंट आता है जो कि बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है, बट मैं ये सवाल आप सभी लोगों से करता हूँ, हर जगह जाके करता हूँ, वो कि आज तक हमने यूरिया जो नाइट्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में हम लाते हैं, लगभग 60 लाख मिलियन मीट्रिक टन जो खाद भारतवर्ष में बिकता है, उसमें से 30 लाख मिलियन मीट्रिक टन खाद जो है वो बनता है यूरिया। अब सही में ये यूरिया इतना इम्पोर्टेंट है क्या? सही में इस यूरिया में है क्या? ये यूरिया हम यूज में लाते हैं क्योंकि सिर्फ हरा दिखता है इसके लिए, या सही में इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है? कभी सोचा है इसके बारे में? अब सोचिए, या मैं जो कह रहा हूं वो जांच लीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है अमोनिकल स्वरूप वाला नाइट्रोजन, यानी NH4+, और ये NH4+ वाला जो नाइट्रोजन होता है वो मोस्टली DAP 10-26-26, 12-32-16, 14-35-14, इन खादों में, जिसको हम संयुक्त खाद कहते हैं, इसमें होता है अमोनिकल स्वरूप वाला नाइट्रोजन, जो डालने के बाद में स्टार्ट से लेके एंड तक पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, जिसमें लीचिंग लॉसेस वगैरह कम होती हैं एज अगेंस्ट ऑफ यूरिया। दूसरा जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट स्वरूप वाला नाइट्रोजन होता है, NO3-। अब ये नाइट्रेट स्वरूप वाला नाइट्रोजन जितनी भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं, 19-19-19, 13-40, 13, 12-61-0, 0-52-34, ये सभी 0-52-34, 12-61-0, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट स्वरूप में नाइट्रोजन होता है, और वो जमीन में पानी में से देने के बाद में तुरंत वहां पे नाइट्रेट नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चिन्ह है। बट जब यूरिया के बारे में हम सोचते हैं तो यूरिया में कौन सा नाइट्रोजन है? अमाइड स्वरूप वाला नाइट्रोजन है। कौन से स्वरूप वाला नाइट्रोजन है? अमाइड। ना उसके ऊपर प्लस चिन्ह है, ना उसके ऊपर माइनस चिन्ह है। और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए प्लस और माइनस इकट्ठा आएंगे तब जाके कोई ना कोई उत्पत्ति वहां पे होती है, बराबर है। अगर प्लस प्लस इकट्ठा आएंगे तो भी कोई उत्पत्ति नहीं होगी, माइनस माइनस इकट्ठा आएंगे तो भी कोई उत्पत्ति नहीं होगी, और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है
उनके साथ में भी कोई कुछ कर लिया तो भी उत्पत्ति नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके लिए इस खाद का प्रयोग इतनी बड़ी मात्रा में करना क्या सही में अच्छा है, जिससे उत्पत्ति नहीं होती है, बराबर है। फिर भी हम इतना खाद यूज कर रहे हैं। अगर करना ही है इसका प्रयोग तो फोलियर स्प्रे में से कीजिए, 2% सॉल्यूशन बना के उसका स्प्रे कर लीजिए, जो आपको फायदा जमीन के अंदर से नहीं मिलता है, क्योंकि लीचिंग लॉसेस, वोलेटाइजेशन लॉसेस बहुत ज्यादा है। और एक थंब रूल किन्नों में बोलने से पहले एक बार बता दूं आपको, 3 अवस्थाएं होती है किन्नों की। कौन सी अवस्थाएं हैं? कौन सी अवस्थाएं? 3। जब बाग टूट के जाता है, पूरा हार्वेस्ट होके जाता है, हार्वेस्ट होने के बाद से लेके पहला पानी देने तक का जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट पीरियड कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं, बराबर है। तो ये रेस्ट पीरियड में आप में से कितने लोग खाद का प्रयोग करते हैं, बताइए। एक बंदे ने हाथ ऊपर किया है, अच्छी बात है। सारे करते हैं, अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है। अब जब इस खाद का प्रयोग करते हैं तो सही में कौन सा खाद प्रयोग में लाते हैं आप? इसके बारे में आगे पूछूंगा मैं, तब बता देना। बट थंब रूल के हिसाब से जब भी नाइट्रोजन आप यूज कर रहे हैं तो ये रेस्ट पीरियड में 0% नाइट्रोजन जाने की आवश्यकता है। यहाँ नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। और जो वातावरण से नाइट्रोजन मिल रहा है उसको अगर रोकना है तो उसके लिए हमें वो रोकने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता होती है रेस्ट पीरियड में। दूसरा पीरियड कौन सा है? बेस्ट पीरियड, यानी कि फ्लावरिंग, यानी कि बड इनिशिएशन और फ्लावरिंग के बाद में फ्रूट सेटिंग जो होता है, ये अपना दूसरा स्टेज है। और तीसरा स्टेज क्या है? मैच्योरिटी। अब इन 3 स्टेज में अगर हमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के थंब रूल्स पता चल गए तो हमें क्या यूज करना है ये पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में अगर कहूंगा मैं, तो नाइट्रोजन रेस्ट पीरियड में 0%, फिर वेजिटेटिव स्टेज और फ्लावरिंग आने तक के स्टेज तक 60%, और बाकी फ्लावरिंग आने के बाद में मैच्योरिटी तक 40% नाइट्रोजन हमें वहां पे यूज करने की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन यूज करते समय हमेशा याद रखिए एक थंब रूल, जब नाइट्रोजन का प्रयोग करोगे तब तब वहां पे आपको पोटैश की उपलब्धि कराने की आवश्यकता है। और ये नाइट्रोजन और पोटैश का जो रेशियो है वो मिनिमम आपको 1:3 रखना है, मैक्सिमम आपको 1:6 या 1:7 तक इस रेशियो को आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। शुरुआत करते समय जेपी शर्मा जी ने कहा कि जब भी हम शादी करते हैं तब कहाँ देखना, क्या देखते हैं? खानदान देखते हैं, बराबर है। कोई बचपन में यंग जब हम थे तब बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। बॉडी बिल्डिंग करने के बाद में एक बटन ऊपर का खुला रह गया, पिताजी की झापड़ पड़ गई, बराबर है। बोले बहुत बॉडी कमाई, ऊपर देख के चल रहा है बहुत। मैं बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक बात समझाई जो आज तक हमें समझ में आई है, वो है कि भैया बॉडी कमाई है, इसके लिए ऊपर देख के चलोगे तो आपको ठेस लगेगी, और ठेस लगेगी तो शायद मर भी सकते हो आप, इसलिए नीचे देख के चला करो। और खेती करते समय हम सब लोग कहाँ देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, उसकी पत्तियां, ये सब कुछ हम देख रहे हैं, बराबर है। बट हम कोई भी नीचे नहीं देख रहे हैं। नीचे होता क्या है? रूट्स होते हैं। उन रूट्स को अगर हमने देख लिया, क्योंकि रूट के माध्यम से ही अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि पौधा जो है विदाउट रूट्स जी नहीं पाता है, बराबर है। और उस रूट्स को हम देख नहीं रहे, इसलिए रूट्स को हमें देखना पड़ेगा। और रूट्स लाने का काम कौन करता है? फास्फोरस करता है। अब इस फास्फोरस, अब यूरिया के लिए हमें सब्सिडी मांगनी चाहिए या फास्फोरस के लिए हमें सब्सिडी मांगनी चाहिए, वो डिसाइड कर दीजिए। यूरिया के बगैर तो चल जाएगा, बट फास्फोरस के बगैर नहीं चल पाएगा। तो फास्फोरस के लिए हमें सब्सिडी मांगने की आवश्यकता है। अब ये फास्फोरस
जो रूट डेवलपमेंट है वो रूट डेवलपमेंट करने में मदद करता है। और ये हमारे ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन का पीएच हमारा 7.5 टू 8.5 है, या फिर पानी का पीएच 7.5 टू 8.5 है, जिसमें ये फास्फोरस जो है कैल्शियम के साथ में जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट बनने के बाद फास्फोरस वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए हमें ये फास्फोरस जिस खाद में से कैल्शियम के साथ में नहीं जाता है, ऐसी ग्रेड या ऐसे खाद हमें वहां पे चुनने की आवश्यकता है। ठीक है। फास्फोरस के बाद में जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमारे घर वाले बोलते हैं कि भैया खाना खाते समय पानी मत पियो। बराबर है, क्यों? अगर पेट में ज्यादा पानी हुआ तो खाना जो खाया है वो पचेगा नहीं। अगर पानी नहीं पिया तो भी खाना जैसे कि वैसे पेट में रहेगा। यानी कि संतुलित मात्रा में पानी का आवश्यकता होता है। और वो पानी की मात्रा अगर रहेगी तो जितनी भी ऊर्जा हमें खाने में से मिलने की आवश्यकता है वो ऊर्जा वहां पे खाने में से मिलेगी। वैसे ही पोटाश जो है पूरे किन्नों के शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और ये पोटाश जब भी हम प्रयोग में लाते हैं तो मैक्सिमम पोटाश जो है कब प्रयोग में लाते हैं? तो मैक्सिमम पोटाश हम प्रयोग में लाते हैं आखिरी अवस्था में, फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए या कलर बढ़ाने के लिए या उसका रंग या फिर उसका आकार, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है पोटाश देने के लिए। बट पोटाश की आवश्यकता रेस्ट पीरियड में 35%, स्टार्टिंग यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में 35% और फिर फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग के बाद में 30%। और अगर फास्फोरस के बारे में मैंने बोलना भूल गया, रेस्ट पीरियड में फास्फोरस 50%, 25% फास्फोरस इनिशियल जो ग्रोथ है, और बाद में फ्लावरिंग जब तक होती है तब तक 25%, और फ्रूट सेटिंग के बाद में बाकी बचा हुआ 25% फास्फोरस वहां पे आवश्यक है। तो ये पोटाश जो है वो पोटाश हमें इनिशियल अवस्था में यानी कि रेस्ट पीरियड में 35%, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज और फ्लावरिंग तक बाकी बचा हुआ 30%, और रेस्ट 30% जो है वो मैच्योरिटी की अवस्था में आपको देने की आवश्यकता है। और इसी के कारण ये बैलेंस अगर हमने एनपीके का बनाया तो मुझे लगता है कि जो रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो रिक्वायर्ड रेशियोज हम बना पाएंगे। और आज इन रेशियो में प्रमुख रूप से दिक्कत आती है, और जो हम प्रयोग में लाते हैं जितने भी खाद, उन प्रयोग में लाते समय ये इम्बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट, अब जिस न्यूट्रिएंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा किन्नों का हार्ट। एनपीके अब तक आज तक हमने एनपीके की ओर ध्यान दे दिया, बट अभी एनपीके की तरफ ध्यान नहीं देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। अगर इंसान को दांत नहीं होंगे तो खा पाएगा इंसान? वैसे ही रूट के अगर कोई दांत होते हैं तो क्या होता है? रूट के ऊपर जो रूट कैप बनती है वो रूट कैप बनती है कैल्शियम की वजह से, और वो रूट कैप बनने के बाद में पानी का और न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन उसमें से होता है, और वो न्यूट्रिएंट का और पानी का एब्सॉर्प्शन होने के बाद में वो जाइलम फ्लोएम में चला जाता है। ठीक है, तब जाके वो पौधे को सब कुछ खाना वहां पे मिलता है। और ये रूट कैप अगर डेवलप नहीं हुई तो ना पानी मिलेगा ना खाना भी खाएगा वो रूट। ठीक है, फास्फोरस से रूट तो निकल आएगा, बट कैल्शियम की वजह से ये रूट कैप वहां पे बनती है। और ये रूट कैप बनाने का काम अगर कोई न्यूट्रिएंट करता है तो वो कैल्शियम, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फास्फोरस और कैल्शियम जमीन के नीचे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक एग्जांपल अपने इंसान के ऊपर से देता हूं कि अगर कैल्शियम हमने इनिशियल अवस्था में किसी बच्चे को नहीं दिया और कैल्शियम बाद में उसको ज्यादा दिया तो कौन दूध पचा पाएगा? बच्चा दूध पचा पाएगा या बूढ़ा दूध पचा पाएगा? बताइए। तो स्वाभाविक रूप से बच्चा पचा पाएगा। वैसे ही कैल्शियम कब देना चाहिए? फिर कैल्शियम जो देना है हमें पौधे को वो इनिशियल अवस्था में कैल्शियम देने की आवश्यकता है। यानी कि फ्लावरिंग से पहले 70% कैल्शियम वहां पे जाना चाहिए, फ्लावरिंग के बाद 30% कैल्शियम वहां पे देने की हमें आवश्यकता है।
और इसकी वजह से जो रूट कैप है वो रूट कैप तैयार होगी, रूट कैप तैयार होगी तो ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होगा, डीप पेनिट्रेशन होगा तो अपटेक जो है पानी और न्यूट्रिएंट का वो अपटेक होगा, और साथ ही साथ जो शाखाएं हैं वो शाखाएं ज़्यादा मजबूत होगी। और कैल्शियम को देखते समय हमेशा बोरॉन के साथ देखना है, क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बोरॉन को साथ में लेके चलता है। अगर कैल्शियम की उपलब्धि नहीं होगी इनिशियल अवस्था में, कायिक वृद्धि की अवस्था में, तो बोरॉन की उपलब्धि फ्लावरिंग के समय पे नहीं होगी। फ्लावरिंग के समय पे बोरॉन की उपलब्धि नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट सेटिंग वहां पे नहीं होगा। इसके लिए कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है अपटेक के लिए और ओवरऑल बोरॉन की अवेलेबिलिटी के लिए, जो पॉलिनेशन, फ्रूट सेटिंग और बाद में जो कहते हैं हम कि सेल डिवीजन, सेल एक्सपांशन, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोरॉन, और वो बोरॉन की उपलब्धि निर्भर होती है कैल्शियम के ऊपर। नेक्स्ट, फिर आते हैं हम जमीन के ऊपरी वाले भाग में, बराबर है। रूट्स न्यूट्रिएंट अपटेक कब करता है? जब पत्तों के द्वारा श्वासोच्छ्वास, जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन, जैसे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, बराबर है। वैसे ही ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब सूर्य प्रकाश उन पत्तों के ऊपर गिरता है, हरित द्रव्य संश्लेषण वहां पे होता है। हरित द्रव्य संश्लेषण होने के बाद में पत्ते फोटोसिंथेसिस को तैयार होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस जितनी ज्यादा गति से होगा उतनी ज्यादा गति से अपटेक जो है अन्न द्रव्यों का जमीन के अंदर से होगा। अब ये पत्तों के ऊपर निर्भर करता है। पत्तों को हरा करने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। पत्तों को बड़ा करने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। पत्तों को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। और सभी न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धि कराने का काम अगर कोई न्यूट्रिएंट करता है तो वो करता है मैग्नीशियम, जिसको हम सेंट्रल पार्ट कहते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होगा, और इसी के कारण ऊपरी भाग में यूरिया की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए, यानी कि नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैग्नीशियम की तरफ अगर आपने ध्यान दिया तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर उसका असर होगा, और अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट जो हमें जिस गति से चाहिए उस गति से वहां पे अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाएगा। इसके लिए मैग्नीशियम ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये मैग्नीशियम स्टार्ट से लेके एंड तक समान मात्रा में वहां पे हमें देने की आवश्यकता है। उसका परसेंटेज समान मात्रा में जाना चाहिए। नेक्स्ट, सल्फर। सल्फर थोड़ा सा रूट्स बढ़ाने में मदद करता है, थोड़ा सा पत्तों को हरा रखने में मदद करता है, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, थोड़ा सा एसिड और शुगर रेशियो जो है वो मेंटेन करने में मदद करता है, थोड़ा सा आकार बढ़ाने में मदद करता है, थोड़ा सा शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करता है, और थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेबिलिटी जो है वो बढ़ाने में मदद करता है, और थोड़ा सा जो प्रतिकार शक्ति है कीड़ तथा रोगों के प्रति, वो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में सल्फर हमें मदद करता है। और ये सल्फर भी स्टार्ट से लेके एंड तक, जैसे मैग्नीशियम बोला वैसे ही समान मात्रा में देने की आवश्यकता है। अब सल्फर के लिए सबसे ज्यादा जो खाद यूज किया जाता है आपके पास में, वो यूज किया जाता है बेंटोनाइट सल्फर, बराबर है। अब ये बेंटोनाइट सल्फर 2 साल के बाद भी किसी किसी खेत में वो दाल जैसी की वैसी पड़ी हुई आपको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उस जमीन में सल्फर का विघटन करने वाले जो सिर्फ 2 जीवाणु हैं, थायोबैसिलस बैक्टीरिया और एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया, ये इनकी अगर मात्रा जमीन में कम रहेगी तो सल्फर का विघटन नहीं होगा। सल्फर का विघटन नहीं होगा तो वहां पे सल्फर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि यस कन्वर्जन SO4 कन्वर्जन SO3, और SO3 में कन्वर्जन होने के बाद में ऑक्सीजन जीवाणु लेंगे, सल्फर पौधे को उपलब्ध कराएंगे, बट इसमें बहुत सारा समय जाता है, और ये उसका विघटन करने वाले जीवाणु सिर्फ 2 होने के कारण, और इनकी संख्या अगर जमीन के अंदर नहीं होगी तो सल्फर का विघटन नहीं होगा। और जहां जहां पे दाल आपको वैसी ही पड़ी दिखाई दिखती है,
वहाँ पे वो सल्फर का विघटन करने वाले जीवाणुओं की संख्या उचित मात्रा में नहीं है। ये निष्कर्ष आपको लेना पड़ेगा और ऐसे खाद प्रयोग में नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट की ओर हम बढ़ रहे हैं और वो है जिंक। क्यों? एक एग्जांपल इंसान की तरफ से मैं देता हूँ। जब भी शादी होती है, शादी होने के बाद में प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद में आप मोस्टली हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद में कैल्शियम, फेरस या लोह की गोलियां डॉक्टर देता है, बट उसमें एक गोली जिंक की भी दी होती है। क्यों दी होती है? क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि नाक, कान, आंखें, हाथ, पैर सब कुछ ठीक ठाक निकले, इसके लिए जिंक आवश्यक होता है। और हमारे किन्नों में जो बड़ धारणा जो होती है, वो बड़ धारणा करने का काम अगर कोई करता है तो वो करता है जिंक। और ये उसी के साथ साथ जो पहले पानी देने के बाद में अगर हमने जिंक दिया तो टिप ग्रोथ जो है, वो टिप ग्रोथ करने के लिए जो जिब्रेलिक एसिड है, वो जिब्रेलिक एसिड निर्माण करने का काम करता है जिंक। और साथ ही साथ रूट्स के ऊपर साइटोकाइनिन की डेवलपमेंट कराने में मदद करता है जिंक। और ये साइटोकाइनिन आगे चल के फ्लावरिंग निकालता है। ठीक है, और इसीलिए ये जिंक बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये जिंक का प्रयोग इनिशियल अवस्था में, यानी कि जब पहला पानी आप दोगे तो उसके साथ में अगर आप जिंक दोगे तो पूरा हार्मोनल बैलेंस जो है वो बनेगा। और जो बर्ड इनिशिएशन जो है, वो बर्ड इनिशिएशन वहाँ पे अच्छे तरीके से होगा। और फिर दूसरी बार जिंक कब देना है? जब फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग यानी कि ट्रांजिशन फेज है, उस फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग के दरमियान फिर एक बार आपको वहाँ पे जिंक देने की आवश्यकता है, जिससे फ्लावर ड्रॉप कम होगा, यानी कि अबॉर्शन जो है वो अबॉर्शन कम होगा और फूल जो है फल में कन्वर्ट होगा। उसके लिए वहाँ पे जिंक देने की आवश्यकता होती है। और ये जिंक इन दो समय में बहुत ज्यादा क्रूशियल है। नेक्स्ट, फेरस और मैंगनीज के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जब बहुत ज्यादा दिन और रात का टेम्परेचर होता है, और जब वातावरण में ज्यादा ठंड होती है या फिर सॉइल टेम्परेचर जो है ज्यादा गिर जाता है या ज्यादा बढ़ जाता है, तब जाके ये फेरस और मैंगनीज की कमी मोस्टली हमें दिखाई देती है। फेरस और मैंगनीज ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि जिंक भी मैंने कहा, इनको जब भी हम सॉइल एप्लीकेशन में देते हैं, सॉइल एप्लीकेशन में यानी जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब जब खाद हम जमीन में से देते हैं तो इन जमीन में से दिए जाने वाले खादों की उपलब्धि कितनी होती होगी पता है? कितना होता होगा ये उपलब्ध? कोई बता सकता है? 30%। बहुत बोल दिया। इसकी उपलब्धि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेपर है, वो पेपर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसमें उपलब्धि होती है सिर्फ 2%। और ऑर्गेनिक कार्बन अगर बहुत अच्छा होगा आपके जमीन का तो ज्यादा से ज्यादा 5%। यानी कि 100 रुपए अगर आप खर्च करोगे तो उसमें से 2 रुपए या 5 रुपए का फायदा होने वाला है आपका। तो सही में ये जमीन में से यूज कर सकते हैं जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसका कारण क्या है जमीन में से ये उपलब्ध न होने का? ये भी समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट या कोई भी सल्फेट वाला जो खाद है वो यूज करने के बाद में वो सल्फर का विघटन करने वाले 2 जीवाणु अगर जमीन के अंदर नहीं है तो इनकी उपलब्धि वहां पे नहीं होती है। और इसी का कारण है कि ये सल्फर बेस्ड जितने भी खाद है उसमें से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी 2 to 5% में मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट, बोरॉन के बारे में मैंने बोला है कि बोरॉन, कैल्शियम अगर दोगे आप तो बोरॉन की उपलब्धि होने वाली है। अगर कैल्शियम नहीं दिया तो बोरॉन को आप लोगों को अलग स्प्रे करना पड़ेगा फ्लावरिंग के समय, पॉलिनेशन के समय या फिर मैच्योरिटी के समय आपको बोरॉन के स्प्रे वहां पे लेने पड़ेंगे। अगर कैल्शियम नहीं दिया है तो, कैल्शियम दिया है तो स्वाभाविक रूप से जो जमीन के अंदर बोरॉन की अवेलेबिलिटी है वो बोरॉन की अवेलेबिलिटी वहां पे होती है।
ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर और मॉलिब्डेनम। कॉपर के बारे में, कॉपर फंगिसाइड्स आप बहुत सारे यूज करते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह, उसका टॉक्सिसिटी आपको मिलता है, ना कि डेफिशिएंसी मोस्टली होती है। इसलिए कॉपर फंगिसाइड्स का प्रयोग जो है कम करें। जो यूनिवर्सल फंगिसाइड है जिसको हम कहते हैं M45, उसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो मोस्टली जितनी भी डिसीजेस हैं उनके ऊपर आप उसका कंट्रोल अच्छी तरीके से ले सकते हो। नेक्स्ट, अब जो थंब रूल मैंने बताया है कि नाइट्रोजन 60%, 40%, ठीक है, 3 अवस्था में 0, 60, 40, फॉस्फोरस 50, 25, 25, पोटाश 35, 35, 30, कैल्शियम 70, 30, मैग्नीशियम, सल्फर स्टार्ट से लेके एंड तक समान मात्रा में, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट 30% इनिशियल अवस्था में, बाद में 70% माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। ये थंब रूल आप याद रखना। इस थंब रूल से सिर्फ किन्नों का ही नहीं, किसी भी क्रॉप का फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आप वहां पे सही तरीके से कर सकते हो एज पर द स्टेजेस। नेक्स्ट, अब आते हैं हम इजराइल केमिकल्स। ये सब कुछ थंब रूल जानने के बाद में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हमें करना है, ठीक है। अब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते समय जो रेस्ट पीरियड है, वो रेस्ट पीरियड में सबसे पहले आपको मैं बोलूंगा कि रेस्ट पीरियड में नाइट्रोजन 0% जाना है, फॉस्फोरस 50% जाना है, पोटाश जो है 35% जाना है। तो फॉस्फोरस और पोटाश ये 2 न्यूट्रिएंट देने के लिए ऐसा कौन सा खाद है जिसका हम चयन कर सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं है? कौन सा खाद है, बता सकते हैं कोई? ना, पॉलीसल्फेट के ऊपर आया ही नहीं हूं मैं, अभी एनपीके में खेल रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस और पोटाश देने के लिए कौन सा खाद है? 52-34 है, ठीक है, 60-20 है। तो 52-34 में का जो फॉस्फोरस है वो कैल्शियम के साथ में कंपैटिबल ना होने के कारण मोस्टली फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी वहां पे ठीक से नहीं होती। इसके लिए मैं कहूंगा कि 0-60-20 या पीक एसिड का प्रयोग इस समय पे सर्वसाधारण रूप से, अगर आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं दोपहर में 12 बजे जितनी छांव गिरती है वहां पे अगर एक छोटा सा ट्रेंच बनाएंगे, ट्रेंच बना के ये पीक एसिड का एप्लीकेशन वहां पे करेंगे, तो जो रूट्स है जो मोस्टली पहला हार्वेस्ट होने के बाद में स्ट्रेस में जाते हैं, वो रूट्स को फिर एक बार आप में हलचल लाने के लिए, उन रूट्स में फास्फोरस या नए रूट्स निकालने के लिए आवश्यक होता है ये पीक एसिड या 0-60-20। इसका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं 2 या 3 बार सर्वसाधारण रूप से 7 किलो 200 लीटर पानी में घोल बना के अगर ये आप ड्रेंचिंग करोगे तो वहां पे उसका फायदा आपको होगा। और अगर पहले तो इसको करो और बाद में जो स्ट्रेस लाना है वो स्ट्रेस लाने के लिए 0-49-32 का आपको वहां पे स्प्रे करना है, और 0-49-32 के कम से कम 2 से 3 स्प्रे ये स्ट्रेस पीरियड में जो आपका जिसको हम कहते हैं कि रेस्ट पीरियड या डॉर्मेंसी पीरियड, इसमें आपको 3 स्प्रे 0-49-32 के आप लेंगे तो वातावरण से मिलने वाला जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन की उपलब्धि वहां पे नहीं होगी, और नाइट्रोजन की उपलब्धि नहीं होगी तो 0-49-32 के माध्यम से फास्फोरस जो फ्रूटिंग ब्रांचेस है उसमें का फास्फोरस लेवल्स बढ़ेगा। फास्फोरस लेवल बढ़ेगा तो वहां पे बड इनिशिएशन जो है वो आपको सही तरीके से मिलेगा, और वो बड इनिशिएशन सही तरीके से होने के बाद में जो फ्रूट है वो फ्रूट भी हेल्दी फ्रूट आपको वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि इनिशियल अवस्था में पहला पानी देने के बाद, ये तो हुआ सुप्तावस्था का, बराबर है। अब जो बहार ट्रीटमेंट है वो बहार ट्रीटमेंट स्टार्ट करते समय हमें जमीन में से कौन से न्यूट्रिएंट देने हैं? नाइट्रोजन, स्फूरत, पोटाश या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें जमीन में से देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी उपलब्धि 2-5%, राइट। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के लिए से फॉर एग्जांपल 10-26-26 या 12-32-16 या फिर 14-35-14 इसमें से किसी भी खाद का चयन कर लीजिए, और इसमें का खाद का चयन करने के बाद प्रति
ट्री पर प्लांट, कम से कम 1 किलो पर प्लांट इसका एप्लीकेशन करिए। और उसके साथ में ये पॉलीसल्फेट सर्वसाधारण रूप से 750 ग्राम, अगर 10 साल के ऊपर के पौधे हैं तो 750 से 1 किलो इतना इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और 10 साल से कम है तो 500 से 750 ग्राम इसका प्रयोग आप पर प्लांट वहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और एडिशनल पोटैश जो हमें मिलेगा पॉलीसल्फेट से। पॉलीसल्फेट ये जो खाद है इसको हम 4-in-1 फर्टिलाइजर कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटैश। इसमें का जो सल्फर है, जो मैंने पहले कहा कि सल्फर की एबिलिटी कौन से फॉर्म में होती है, SO3- यानी कि सल्फेट। और इसमें जो सल्फर के रूप में FCO के हिसाब से 18.5% है, बट SO3 के हिसाब से इसमें जो सल्फर है वो है 48.5%, जो कि इमीडिएट अवेलेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्रक्रिया करेंगे और को वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। इसलिए ये सल्फर बाकी अन्य खादों की तुलना में इसमें सबसे ज्यादा होने के कारण सल्फर की उपलब्धि जो है अन्य खादों की तुलना में इस खाद से ज्यादा होगी। इसलिए इसमें सल्फर 5% और सल्फेट स्वरूप में 48.5%। इसमें का कैल्शियम जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, और ऑक्साइड के रूप में होने के कारण जीवाणु ऑक्सीजन लेंगे, कैल्शियम पौधे को उपलब्ध कराएंगे। इसका कैल्शियम कंटेंट जो है वो है 16.5%, और इसमें का मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में 5.5% और पोटैश जो है K2O के रूप में 13.5%। इसलिए इस खाद को मोस्टली 4-in-1 खाद कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये जो खाद आता है कहाँ से आता है? ये जो खाद आता है ये आता है इंग्लैंड में जो बॉल्बी माइंस है। बॉल्बी माइंस में जो गंधक युक्त खनिज दिख रहा है आपको, उस गंधक युक्त खनिज को बारीक पाउडर करने के बाद में अपने भारत में लाया जाता है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट माइंस में से ये अपने पास आ रहा है। किसी भी कोई भी कारखाने में इसकी रासायनिक प्रक्रिया वहां पे ना होने के कारण इसको पूर्णतः नैसर्गिक खाद माना गया है। और साथ ही साथ जो पाश्चात्य राष्ट्र है, उन पाश्चात्य राष्ट्रों ने, प्रमुख रूप से अमेरिका है, कनाडा है, इटली है, नीदरलैंड है, इजराइल है, पूरा यूरोप है, इन सभी देशों ने इस खाद को रासायनिक खाद ना मानते हुए इसको नेचुरल खाद माना है और सेंद्रीय खाद यानी कि ऑर्गेनिक खाद के रूप में उन्होंने इसका स्वीकार किया है। तथा सेंद्रीय खाद या ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रमाणित करने वाली जो यंत्रणा है खाद को, वो उसमें से OF&G तथा ओमरी, FIBL, इन्फोएक्शन, इन सभी संस्थाओं ने इस खाद को सेंद्रीय खाद तथा ऑर्गेनिक खाद के रूप में मान्यता दी है। और ये अपने किन्नों के लिए, पर्टिकुलरली क्लोराइड कंटेंट इसमें कम होने के कारण, जैसे कि पोटैश KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो क्लोराइड कंटेंट इसमें कम होने के कारण जमीन के ऊपर ज्यादा जो क्षारीय जमीन बनती है वो क्षारीय जमीन नहीं बनेगी, और इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें का पोटैश जो कि ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट, अब ये खाद सबसे अच्छा खाद क्यों है, इसका क्वेश्चन आपके मन में आएगा, बराबर। और जहां से मैंने स्टार्ट किया था वही बात बताऊंगा कि इसका pH जो है वो है 6 to 7 यानी कि न्यूट्रल pH। और न्यूट्रल pH होने के कारण इसमें के कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटैश बाकी किसी भी अन्य द्रव्यों के साथ में इकट्ठा ना जाते हुए अलग अलग प्रकार से पौधे को मिलते हैं। ये खाद जमीन में डालने के बाद 8वें दिन से इसमें का पोटैश और मैग्नीशियम पौधे को मिलता है, और 3.5 महीने के भीतर इसमें का पोटैश और मैग्नीशियम वहाँ पे पौधे को उपलब्ध होता है, जितना है उतना। और उसी के साथ साथ इसमें का कैल्शियम और सल्फर जो है वो 12वें दिन से मिलना शुरू हो जाता है, और लगभग 4 महीने के भीतर ये कैल्शियम और सल्फर वहाँ पे पौधे को पूरा उपलब्ध होता है। इसके लिए ये खाद जो है ज्यादा न्यूट्रिएंट उपलब्धि कराने वाला खाद क्यों है, क्योंकि इसका pH जो है वो pH न्यूट्रल pH होने के कारण तथा इनके कणों की घनता जो है वो ज्यादा होने के कारण ना ये उड़ जाता है, ना ये जमीन के अंदर लीच होता है,
और ना ही ये ज़मीन के अंदर फिक्सेशन होता है बाकी अन्य न्यूट्रिएंट के साथ में। इसके लिए 90% एंड अबव इसकी न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी होने के कारण आप इसका प्रयोग अपनी खेती में करके इन चारों न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धि बढ़ा सकते हैं। और बेसल एप्लीकेशन जो है वो बेसल एप्लीकेशन के साथ में 10-26-26, 12-32, 16 या 14-35, 14 के साथ में इसका प्रयोग आप कर सकते हो। पर प्लांट 750 ग्राम से लेके 1 किलो तक इसका प्रयोग आप करिए, जिससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की आपूर्ति होगी और साथ में एडिशनल पोटैश हमें इसमें से मिलेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम ड्रेंचिंग के ऊपर, या जो ट्रेंच आप बना रहे हैं उस ट्रेंच के अंदर जितनी भी खाद हमें देनी है, फर्टिगेशन, जिनके पास में ड्रिप है उनके लिए फर्टिगेशन, और जिनके पास में ड्रिप नहीं है उनके लिए ड्रेंचिंग, ऐसे कहूँगा मैं, ठीक है। अब आज तक जितने भी खाद हमारे पास थी वो कंपैटिबल थी? ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें पूछने की आवश्यकता है। 19-19-19, 13-40-13, 12-61-0, 0-52-34, इन खादों में जो फास्फोरस है वो फास्फोरस कैल्शियम के साथ में कंपैटिबल ना होने के कारण कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम के साथ में कंपैटिबल ना होने के कारण मैग्नीशियम फॉस्फेट, जिंक के साथ में कंपैटिबल ना होने के कारण जिंक फॉस्फेट, तथा जो पोटैशिक खाद है वो पोटैश सल्फर के साथ में कंपैटिबल ना होने के कारण पोटेशियम सल्फेट, या फिर सल्फर कैल्शियम के साथ में कंपैटिबल ना होने के कारण कैल्शियम सल्फेट। ये सब कंपैटिबिलिटी की इश्यूज आज हमारे पास थे, और इन कंपैटिबिलिटीज का आंसर ICL ने उपलब्ध कराया। और ये कंपैटिबल खाद जो है वो खाद आप सभी किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं, जो नई पीढ़ी की या नई सदी की खाद जिसको हम कहते हैं, वो नई सदी की खाद जो अभी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ उनके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। नेक्स्ट, ये हमारी दिक्कत है आज, जब भी कोई फॉस्फेट वाला खाद हम यूज करते हैं उसका कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के साथ में कंपैटिबल ना होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा वो फिक्सेशन हो जाता है, और फिक्सेशन होने के बाद में उन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ये मेजर समस्या हमारे pH की वजह से तथा कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट की वजह से या बाइकार्बोनेट्स की कंटेंट की वजह से मोस्टली हमें हमारे इंडिया आपके रीजन में ये प्रमुख समस्या है जो रूट्स को डेवलप नहीं होने देती है। और वो रूट्स को डेवलप करने के लिए प्रमुख रूप से फास्फोरस की अवेलेबिलिटी, जो फास्फोरस कंपैटिबल हो कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के साथ में, ऐसे फास्फोरस अवेलेबल जिन खादों में, उन खादों का चयन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट 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 अब जब भी हम आज की तारीख में जितना भी खाद हम प्रयोग में लाते हैं, यूरिया, MOP, SSP, ये सब कुछ मिक्स करके फिर हम घोल बनाते हैं और उसका एप्लीकेशन करते हैं, बट वहाँ पे मोस्टली NPK के रेशियोज जो है वो सही तरीके से रखे ना जाने के कारण उनकी अवेलेबिलिटी जो है कैसे नहीं होती है। और यही चीज़ को याद रखते बनाई गई, उनमें प्रमुख रूप से जो फर्टीफ्लो फार्मुलेशन ICL ने तथा पिक एसिड फार्मुलेशन जो ICL ने लेके आए, उसमें एक ही टैंक के माध्यम से आप सभी खादों की आपूर्ति वहाँ पे कर सकते हैं, ड्रेंचिंग के माध्यम से या फिर ड्रिप के माध्यम से, इनका बाकी अन्य न्यूट्रिएंट्स के साथ में कंपैटिबिलिटी होने के कारण। नेक्स्ट, कंपैटिबिलिटी यानी दो खाद इकट्ठा मिलाने के बाद अगर सॉल्यूशन क्लियर मिलता है तो उसका मतलब है वो खाद उस खाद के साथ में कंपैटिबल है। और अगर वो द्रावण अगर फट जाता है या अच्छे तरीके से वहां पे घुलता नहीं है तो उसका मतलब है इनकम्पैटिबल। तो कंपैटिबल खादों का चयन हमें करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले जो मैंने पहला पानी देते समय वहां पे जो सबसे पहले हमें या क्या याद रखना है, रूट डेवलपमेंट, और रूट डेवलपमेंट के साथ में पॉलीसल्फेट में जो दिया था हमने कैल्शियम, वो कैल्शियम वहाँ पे ठीक तरीके से होगा और वहाँ पे रूट्स के ऊपर जो रूट कैप है वो वहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है, अब रूट कैप के साथ साथ जो इनिशियल ग्रोथ है जिसके लिए जिब्रेलिक एसिड की आवश्यकता होती है और साइटोकाइनिन जो बाद में फ्लावरिंग के समय उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है और उसके लिए आवश्यक होता है जिंक, और वो जिंक उपलब्ध कराने के लिए और साथ में फास्फोरस
जो जिंक फास्फोरस के साथ में कंपैटिबल हो, ऐसी ग्रेड इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने 545 5+8 जिंक, जिसका पीएच 3 और सोल्युबिलिटी जो है 400 ग्राम प्रति लीटर पानी, और ये जिंक जो है फास्फोरस के साथ में कंपैटिबल होने का कारण नेक्स्ट जो है वो है इसमें का एनपीके और जिंक का रेशो जो 1:9:1:1.6, ये रेशो उसमें होने के कारण हमें प्रमुख रूप से नेक्स्ट हमें ये जिंक जो है अलग तरीके से मिलता है और फास्फोरस जो है वो अलग तरीके से मिलता है, और साथ में थोड़ा सा नाइट्रोजन और थोड़ा सा पोटैश इनिशियल अवस्था में मिलता है। इसके 3 किलो के 200 लीटर पानी में घोल बना के अगर हमने 3 डोसेस दे दिए ड्रेंचिंग के माध्यम से या फिर ड्रिप के माध्यम से, तो वहां पे आपको ये जिंक की उपलब्धि वहां पे होगी, और टिप ग्रोथ और रूट्स के ऊपर साइटोकाइनिन और साथ में जो नए रूट्स आना है वो नए रूट्स भी वहां पे मोस्टली आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में कैल्शियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था 70% कैल्शियम कायिक वृद्धि की अवस्था में या वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था में हमें वहां पे देने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने ग्रेड बनाई 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस इसमें जो 30% माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने बोला था वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज के लिए संपूर्ण न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी अगर किसी ग्रेड्स में से होगी तो वो होगी 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में। इसका पीएच 3.7, सोल्युबिलिटी जो है 400 ग्राम प्रति लीटर पानी। नेक्स्ट, अब इनमें के सभी न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से मिलने के लिए जो पीछे जो कारण है वो है इसमें का एनपीके का रेशो जो 2:1:4:2, ये रेशो कैल्शियम फास्फोरस के साथ में नहीं जाने देता है और ये कैल्शियम फास्फेट नहीं बनने देता है, और इसी के कारण इन सभी न्यूट्रिएंट की उपलब्धि वहां पे सही तरीके से होती है, और इसमें का कैल्शियम इस अवस्था में बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इसके लिए ये ग्रेड बनाई गई है। नेक्स्ट, अब फ्लावरिंग आती है यानी हम क्या कहते हैं, बच्चा जवान होता है, बराबर है ना। वैसे ही फ्लावरिंग आने के बाद में अपना जो प्लांट है वो जवान होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट जवान होने के बाद में खाता है बच्चा ज्यादा, बराबर है। तो वैसे ही प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है इस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग के समय, और इस अवस्था में अगर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी सही तरीके से नहीं होगी तो वहां पे फ्लावरिंग टू फ्रूट सेटिंग के ऊपर असर होगा, और फ्लावरिंग टू फ्रूट सेटिंग के अगर असर होता है तो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेज के ऊपर असर होगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट अगर कोई है तो वो है मैग्नीशियम, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जितना अच्छे तरीके से होगा उतना अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वहां पे सभी का अच्छा होगा, और ये सेंट्रल पार्ट जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम वहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैग्नीशियम फास्फोरस के साथ में कंपैटिबल होने की आवश्यकता है। मैग्नीशियम अगर फास्फोरस के साथ में कंपैटिबल नहीं है तो मैग्नीशियम फॉस्फेट तैयार होगा, और ये जो ग्रेड है 0:55:18 प्लस 7 मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें का मैग्नीशियम फास्फोरस के साथ में कंपैटिबल यानी कि सुसंगत। अब ये मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटैश सही तरीके से उपलब्ध होने का कारण है इसका पीएच 3.7 और सोल्युबिलिटी 400 ग्राम प्रति लीटर पानी, और ये 80% न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाली ग्रेड, जो कि इसमें का 55% जो ना फास्फोरस है वो रूट्स को एक्टिवेट करेगा, पोटैश जो है वो पूरा पानी का संतुलन बनाएगा, और साथ ही साथ इसमें का मैग्नीशियम पत्तों को हरा रखेगा और साथ ही साथ उसका आकार बढ़ाएगा। इसके लिए मैग्नीशियम प्रमुख रूप से इस अवस्था में, जब फ्लावरिंग की अवस्था है, फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग, ये ट्रांजिशन फेज जो है, उस फेज में इस मैग्नीशियम मैग्फॉस का प्रयोग कम से कम ड्रिप में से अगर कर रहे हैं तो 5 किलो के 3 डोज, और अगर ड्रेंचिंग से आप कर रहे हैं तो वहां पे 7 किलो के 3 डोज आपको देना पड़ेगा 200 लीटर पानी में घोल बना के। पर ट्री जितना पानी आएगा वो पानी आपको वहां पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में फ्रूट सेटिंग हो गया। फ्रूट सेटिंग होने के बाद में फ्रूट्स का आकार बढ़ाने का चैलेंज हमारे सामने होता है, और वो फ्रूट्स का आकार बढ़ाने के लिए 0:60:20 और 0:60:20 में 80% न्यूट्रिएंट है, इसमें फास्फोरस और पोटैश है, और इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इसका पीएच 2.2 और सोल्युबिलिटी जो है 670 ग्राम प्रति लीटर पानी। अब ये
670 ग्राम प्रति लीटर पानी। अब तक जितने मैंने खाद बोले उसमें से सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी इसकी और सबसे कम पीएच 2.2 और फॉस्फेट सही तरीके से वहां पे कराने के लिए ये खाद। नेक्स्ट, तो इसमें अगर मैग्नीशियम आपने एक साथ इसके साथ अगर मिलाया तो कैल्शियम मैग्नीशियम मिलाने के बावजूद एकदम क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बाकी अन्य खादों के साथ में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो जार है उसका वैसे हो जाएगा और कैल्शियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम फॉस्फेट वहां पे तैयार होगा और वो उपलब्ध नहीं होगा। ये विशेषता है ये पीक एसिड की। और ये पीक एसिड सिर्फ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नहीं कराता है, यानी कि पोटैश, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम और फास्फोरस इन चारों न्यूट्रिएंट की उपलब्धि कराता है। और जमीन में अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो वो उस कैल्शियम को भी काम में लाने में ये फास्फोरस मदद करता है। और ये पीक एसिड वहां पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेज में, वहां पे जब फ्रूट का आकार बढ़ने की आवश्यकता है वहां पे ये फास्फोरस वहां पे हमें काम में आता है। नेक्स्ट, तो जितने भी खाद मैंने बताया अभी आपको, ये नई सदी की खाद जहां पे पहले आप 19-19-19 या 13-40-13 या 12-61-0 यूज कर रहे थे, उसमें फास्फोरस तो हमें मिल रहा था, बराबर है, बट जिंक नहीं मिल रहा था। इसलिए हमने 5-45-5+8 जिंक लेके आए। फिर उसके बाद में हम 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते थे। 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट का जो सब्स्टिट्यूट है वो लेके आए हम 12-6-22+12 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर हम 0-52-34 यूज करते थे। 0-52-34 के अगेंस्ट में हम लेके आए 0-55-18+7 मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में 0-60-20 और आखिरी में जो 13-8-0-47 है प्लस 7% गंधक जो है पोटेशियम प्लस, ये ग्रेड हम लेके आए हैं क्योंकि 13-0-45 और 0-0-50 पोटेशियम के लिए हम यूज करते थे, बराबर है। तो 13-0-45 में का N/K रेशियो 1:3 और SOP में का S/K रेशियो 1.26 वो होने के कारण वहां पे पोटाश और सल्फर की उपलब्धि सही तरीके से होती नहीं थी। इसलिए पोटेशियम प्लस 8-0-47 ये ग्रेड हम लेके आए, जिसमें नाइट्रोजन इस टू पोटैश रेशियो हमने रखा है 1:6 और सल्फर इस टू पोटैश जो रेशियो रखा है वो भी 1:6। और इसके कारण पोटैश और सल्फर इन दोनों की उपलब्धि एक साथ कराने के लिए पोटेशियम प्लस ये ग्रेड आखिरी अवस्था के लिए हमने लेके आए, जिसका pH 2.8 और सोल्युबिलिटी सर्वसाधारण रूप से 190, यहाँ पे गलत हुआ है, 190 ग्राम प्रति लीटर पानी। नेक्स्ट, अब मैं एक सवाल आप सभी लोगों से करता हूं, जो हमेशा हर जगह पे जाके करता हूं, वो ये कि जब भी आप स्प्रे करते हैं कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं या फंगिसाइड आप स्प्रे करते हैं या फिर आप हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं या फिर आप ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ हार्मोन स्प्रे करते हैं, तो सबसे असरदार स्प्रे कौन सा होता है? इन चारों में से कौन बनेगा करोड़पति? थोड़ा सा खेल लेते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड या ग्रोथ हार्मोन, इसमें से सही जवाब कौन सा होगा? हर्बिसाइड सही जवाब। इनके लिए तालियां बजाइए। अब हर्बिसाइड क्यों होता है सबसे अच्छा? तो हर्बिसाइड में एडजुवेंट टेक्नोलॉजी होती है। एडजुवेंट टेक्नोलॉजी यानी क्या? तो एडजुवेंट टेक्नोलॉजी यानी जो स्प्रे पंप होता है, वो स्प्रे पंप में से जो पानी की बूंदें निकलती है, वो पानी की बूंदें अगर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या ग्रोथ रेगुलेटर्स हम स्प्रे करते हैं तो वो पानी की बूंदें, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें वहां पे वो स्प्रे के माध्यम से निकलेगी। बट जब हम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो वही एक पानी की बूंद जो है हजारों पानी की बूंदों में कन्वर्ट होके एकदम छोटी बूंद वहां से निकलेगी और वो छोटी बूंद पत्तों के ऊपर जब गिरेगी तो वो वहां पे पत्तों के ऊपर ज्यादा पत्ते का पृष्ठभाग जो है वो व्यापित करेगी। और इसके लिए क्या आवश्यक होता है? इसके लिए आवश्यक होता है स्प्रेडर। और वो स्प्रेडर वो हर्बिसाइड्स में यूज किया जाता है। उसके लिए उसकी पानी की बूंदें जो निकलेगी स्प्रे में से वो बहुत छोटे आकार की निकलेगी। अब वो बूंद पत्तों के ऊपर गिरने के बाद हरियाली का पत्ता हो या फिर केले का पत्ता हो,
उसके ऊपर गिरने के बाद भी वही उस जगह पे चिपकी रहती है, नीचे गिरती नहीं है, बराबर है। जनरली अगर सिर्फ पानी अगर केले के पत्ते के ऊपर स्प्रे करेंगे तो पानी नीचे आ जाता है, बराबर है, वहां पे टिकता नहीं। तो ये वहां पे टिके इसके लिए उसके अंदर डाला जाता है स्टिकर। और साथ ही साथ पत्तों में जो स्टोमेटाज होती हैं, वो स्टोमेटाज ज्यादा देर खुली रहने के लिए और वो केमिकल अंदर जाने के लिए ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता जो पत्तों की है वो अगर बढ़ाएंगे तो ज्यादा देर तक ये खुली रहेंगी स्टोमेटाज। इसके लिए ये स्टोमेटा ज्यादा ओपन रहने के लिए इसमें ह्यूमेक्टेन डाला हुआ होता है और ये रसायन जो है अंदर जाने के बाद रूट्स के तक पास जाएगा, रूट्स तक जाने के बाद रूट्स पे अफेक्ट करेगा और पूरा पौधा मरेगा। इसके लिए ये एडजुवेंट टेक्नोलॉजी हर्बिसाइड में प्रयोग में लाई जाती थी अब तक। बट अभी न्यूट्रिएंट में जो टेक्नोलॉजी, यही एडजुवेंट टेक्नोलॉजी न्यूट्रिएंट में इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के साथ में संशोधन करके पौधों को और अच्छा ग्रोथ करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाई गई और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो अवेलेबिलिटी कराने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाई गई, जिसको हम कहते हैं फर्टिवांट एडजुवेंट टेक्नोलॉजी। अब ये फर्टिवांट एडजुवेंट टेक्नोलॉजी के तहत जो भी स्प्रे आप करोगे, पुराने खाद अगर स्प्रे करेंगे तो इस तरह से आपको वो स्प्रे देखने को मिलेगा। और नई खाद जो है सिर्फ स्प्रे के लिए बनाई गई जो खाद है, उस खाद का अगर स्प्रे आप करोगे तो वहां पे बहुत ही छोटे छोटे आकार की बूंदे वहां पे आपको मिलेंगी। अब इसमें स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट होने के कारण ज्यादा सरफेस एरिया कवर होगा। ज्यादा सरफेस एरिया कवर होने के बाद में इसमें स्टिकर होने के कारण बूंदे वहीं पे चिपकी रहेगी और इसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो पौधे को उपलब्ध होगा और उसका असर जो है उसके ऊपर आपको तुरंत दिखाई देगा। यानी कि न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी फोलियर फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ज्यादा देने वाले खाद बनाए गए स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट के साथ में। नेक्स्ट अब उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत रखिए, ठीक है। पहली बार सिर्फ पानी स्प्रे पंप में लेके स्प्रे करिए, वो पानी की बूंद आपको लगभग पत्तों का 47 से लेके 75 डिग्रीज तक का एंगल वहां पे कवर करता हुआ दिखाई देगा, वो सरफेस एरिया, वो बूंद। और अगर पुराने खाद है उनको खाद को अगर स्प्रे करेंगे तो वही पानी की बूंद 57 से 90 अंश का पत्तों का पृष्ठभाग वहां पे कवर करती हुई दिखाई देगी। और अगर जो सिर्फ और सिर्फ फोलियर फर्टिलाइजेशन के लिए जो खाद बनी है उनका स्प्रे अगर करेंगे तो वही पानी की बूंद 130 से लेके 132 अंश का पत्तों का पृष्ठभाग वहां पे व्यापित करती हुई दिखाई देगी, यानी कि ज्यादा सरफेस एरिया वहां पे कवर होगा। नेक्स्ट, इसमें 4 प्रकार की खाद दी हैं वृद्धि की अवस्था के अनुसार। कायिक वृद्धि के लिए स्टार्टर जिसमें 11% नाइट्रोजन, 36% पिटोफाइट, 24% पोटाश और साथ में सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमने नहीं दिए थे माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट इस स्टार्टर में दिए गए हैं। और साथ में स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट। इसका रेट ऑफ एप्लीकेशन मिनिमम 5 ग्राम, मैक्सिमम 10 ग्राम प्रति लीटर पानी। अगर पत्ते ज्यादा है तो 10 ग्राम प्रति लीटर रखिए, पत्ते बहुत कम है या छोटी उम्र है तो वहां पे 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, ऐसा इसका रेट है। दूसरी जो ग्रेड है 8, 16, 39, यानी कि जब फ्लावरिंग से फ्रूटिंग होने तक का जो पीरियड है, इसमें आप मोस्टली फ्लावर ड्रॉप ना हो, साथ ही साथ पूरे पौधे में पानी का लेवल सही तरीके से बने रहे और फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग कन्वर्जन जो है वो ज्यादा मिले, इसलिए 8, 16, 39, 8% नाइट्रोजन, 16% पिटोफाइट, 39% पोटाश। इसमें भी सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट भी दिया गया है। तीसरा जो ग्रेड दिया है वो फ्रूट डेवलपमेंट, आकार बढ़ाने के लिए और उसकी क्वालिटी अच्छे आने के लिए, जो कैल्शियम के काले दाग गिरते हैं फ्रूट्स के ऊपर वो ना गिरे, इसके लिए फ्रूट नाम की ग्रेड जिसमें 12% नाइट्रोजन, 5% पिटोफाइट, 27% पोटाश और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में 8% और सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें भी दिए गए हैं और स्प्रेडर, स्टिकर, ह्यूमेक्टेंट के साथ में। और आखिरी जो ग्रेड है 049-32, इस ग्रेड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, स्प्रेडर, स्टिकर, ह्यूमेक्टेंट इसके साथ में दिए गए। जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, यानी कि ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा बारिश है या फिर दिन रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और या फिर
जो फ्रूटिंग ब्रांचेस है उसमें का फास्फोरस लेवल अगर कम हुआ है तो वो फास्फोरस लेवल बढ़ाने के लिए 04932 का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे ये 4 ग्रेड स्टार्टर, बूस्टर, फ्रूट और पिकवांट, ये चारों ग्रेड का प्रयोग आप वृद्धि की अवस्था के अनुसार वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब और एक महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहूंगा कि जब जब आप कोई भी केमिकल यानी कि इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या फिर और कोई ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ हार्मोन स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे करने के बाद में उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, तीव्रता जिसको हम कहते हैं, वो कितने दिनों में कम होता होगा? अगर पानी का पीएच हमारा 7.5 to 8.5 है और उसमें घोल बना के हमने ये स्प्रे किया तो उसका तीव्रता 48 घंटे के अंदर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बिलो 50% आ जाता है और उसका असर जो है विद इन 48 आवर्स कम हो जाता है और जो नंबर ऑफ स्प्रे जो है वो हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं। और ये जो सभी खाद, जो फोलियर फर्टिलाइजेशन के खाद में अगर आपने इंसेक्टिसाइड मिलाया या फिर फंगीसाइड मिलाया या फिर ग्रोथ रेगुलेटर मिलाया तो वो पानी का पीएच हमें लगभग 5.5 से लेके 6 के बीच में मिलेगा और वो पीएच मिलने के कारण उसकी इफेक्टिविटी जो है, कंसंट्रेशन जो है, लगभग 12 से 14 दिनों तक 100% कंसंट्रेशन आपको वहां पे मिलेगा। इसके लिए स्प्रे करने के लिए अलग से अलग अलग स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं, इसमें आप मिला के स्प्रे कर सकते हो। सभी इंसेक्टिसाइड इसमें मिक्स कर सकते हैं। कॉपर और सल्फर फंगीसाइड्स छोड़ के सभी फंगीसाइड्स इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। सभी ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ हार्मोन्स आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, कंपैटिबल है। इसी के कारण इन खादों का प्रयोग, स्टिगर अलग से लेने की जरूरत नहीं है, स्प्रेडर अलग से लेने की जरूरत नहीं है और अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पीछे ना, जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्ट पहला पानी देते समय 5:45 5 + 8 जिंक और साथ में 11:36 का स्प्रे करें। और अगर इस परिस्थितियों में नाइट्रोजन लेवल्स ज्यादा है यानी कि नई ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे 04932 का स्प्रे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लावरिंग के समय फ्लावर ड्रॉप ना हो और फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला फ्लावर मिले, इसलिए जिंक आवश्यक है। 5:45 5 + 8 जिंक, साथ ही साथ 12:6 22 + 12 कैल्शियम ऑक्साइड के माध्यम से कैल्शियम, इन दोनों की उपलब्धता होने के कारण बोरॉन की उपलब्धता वहाँ पे होगी और फ्लावरिंग जो है वो सही तरीके से हमें मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए मैकफॉस यानी कि 0.5518 + 7 मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग आप इस समय करिए। 5 किलो ड्रिप के लिए है, 7 किलो ड्रिंचिंग के लिए है। 200 लीटर पानी में वो घोल बना के आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं और इस अवस्था में 8:16 का स्प्रे कर सकते हैं और फ्लावरिंग ज़्यादा ले सकते हैं। और इस अवस्था में भी अगर नाइट्रोजन की उपलब्धता ज़्यादा हो रही है तो 04932 यहाँ पे आप प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट सेटिंग के समय पीक एसिड यानी कि 0.60-20 और 8:047 इनके अल्टरनेट 3-3 डोज 5 किलो के अगर आप देंगे तो फ्रूट सेटिंग उसका आकार और उसका क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा पोटैश और सल्फर की अवेलेबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट, फलों का आकार बढ़ाने के लिए फिर एक बार 0.60-20 और 8:047 इन दोनों का अल्टरनेट प्रयोग करिए, इसमें भी आपको ज़्यादा फायदा होगा। और आखिरी अवस्था में 04932 का स्प्रे। और अगर दाग कहीं पे दिख रहे हैं फलों के ऊपर तो 12/5-27 का स्प्रे आप वहाँ पे लेके ये दाग वहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे ये ओवरऑल जो शेड्यूल है वो शेड्यूल मैंने आपको हमारे लीफलेट के माध्यम से देने की कोशिश की है। इनका उपयोग करें और किन्नों की जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन सही तरीके से लेने की कोशिश करें। मेरी तरफ से आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना